Hello everyone, this is C. Isha Agarwal and today we are going to learn about two small and simple essays but very effective essays, Essay 260 and Essay 265. Both speak about the significance of communication by the author with TCWG, while Essay 260 briefly outlines why communication is important, what are the significant matters to be communicated. Essay 265 explains how deficiencies in internal control need to be communicated to TCWG or the management for ensuring effective operations of internal controls and also ensuring that the entity's internal controls is in the right position, thereby making the financial statements more stronger. Now, you need to understand why is communication important. If you don't communicate with the other person is not supposed to read your mind and interpret what your mind says. अगर मैं बताऊंगी ही नहीं आपको कि मैंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया है या फिर what are the responsibilities I expect you to deliver या आपके क्या obligations होने चाहिए, how would the other person know about this thing? So basically, here it is explained how it is important for auditor and the client to communicate. TCWP is basically a representation from client. अगर जैसे हमारे साइड से ऑडिटर की साइड से पार्टनर है representation, वहाँ क्लाइंट की साइड से TCWG है representation. So why is it important कि दोनों बात करें कि ऑडिट बेनिफिशियल तरीके से भी हो एंड वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने में भी हेल्प करे. If the auditor does not talk, उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा ऑडिट के लिए. If the TCWG does not talk, वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं कर पाएंगे. तो it's important for both of them to understand the importance of communication, a healthy communication, कि दोनों को बात करने से क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी. So basically there are 3 to 4 significance of the communication with TCWG. पहला, तो it helps in understanding matters relating to audits. मतलब suppose TCWG को आप नहीं सोच सकते कि वो प्री प्रिपेयर्ड होंगे, उन्होंने ऑडिट के 4 बुक पढ़े हैं आपकी तरह कि उन्हें पता है ऑडिट क्या होना चाहिए, ऑडिट में क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, ऑडिट आप क्यों कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो. You can't expect them to know everything about audit. और so basic they know, वही आपसे ऑडिट करा रहे हैं, बेसिक दे नो, बट आपके ऑडिट प्रोसीजर उन्हीं को नहीं पता होंगे. सो बेसिकली कम्युनिकेट करोगे, आप बताओगे कि ये ऑडिट प्रोसीजर वी आर गोइंग टू डू, व्हाई आर वी गोइंग टू डू सच ऑडिट प्रोसीजर, हाउ आर वी गोइंग टू डिटेक्ट द कंट्रोल्स कि क्या आपके कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, हाउ आर वी एबल टू डिटेक्ट कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है. ये सब आप उन्हें बताओगे तब उन्हें समझ में आएगा एंड इवन दे विल बी विलिंग टू कोऑपरेट व्हेन दे नो कि इसका रिजल्ट ये आने वाला है. अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप नहीं करोगे तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि यू एंड अप इन दिस रिजल्ट, इवन दो वुड बी विलिंग टू पुट दैट एफर्ट. फॉर सपोज आप एग्जाम देने जाते हो, आपको पता है उसकी पॉसिबिलिटी आप पास हो रहे हो, तभी आप दे रहे हो, वरना ऐसा यू आर नॉट इवन इक्विवेलेंट टू अ फेलियर. तो फिर तो आपको भी पता है उसकी पॉसिबिलिटी पास होगी तब आप एफर्ट्स देते हो. सिमिलरली अगर आप TCWG को अपने ऑडिट प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे कि बोलोगे कि इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर होंगे, वो उसमें हम और क्लैरिटी ला सकते हो, इवन TCWG वुड बी विलिंग टू हेल्प. Next is it helps in developing a constructive working relationship. That is a good working relationship. ऐसा होना चाहिए. देखो, एक तो है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड रखना होगा. अगर वो सोचेगा कि ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बना दे कि मैं TCWG को पॉइंट ही नहीं बता पाऊँ, ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है. बट मेक श्योर दैट यू मेक अ हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप. दैट इज इवन व्हेन यू आस्क फॉर योर रिक्वायरमेंट, इवन यू एक्सप्लेन कि नहीं ऐसा ऐसा है, हम ऐसा और कर सकते हैं, इफ यू प्रोवाइड अस द डेटा, इवन दे वुड बी विलिंग टू लिसन. अगर आप सिर्फ हार्श टोन में कि मैं तो ऑडिटर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आप सिर्फ उस टोन में करते रहोगे ऑडिट, नो वन वुड बी विलिंग टू लिसन. There are hundreds of auditors that are present in the market, don't simply switch you. अगर आप किसी से एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकते तो लीव अलोन योर बिहेवियरल पैटर्न, बाद में ऑडिट आपको ही डिफिकल्टी होगी. वो ये सोचेंगे कि मुझे क्यों डेटा प्रोवाइड करो, और डेटा प्रोवाइड करो फिर वो चिल्ला चिल्ली करेंगे, मत प्रोवाइड करो, इवन दो वोंट बी विलिंग टू प्रोवाइड यू डेटा.
So always make sure that you make a healthy working relationship by effective communication. बहुत ज्यादा बातें भी करनी है कि चलो आज घर पे क्या किया और कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या क्या, नहीं, इतनी बात नहीं. Do a work related talk, but make sure that you're explaining them well, and even you are listening to their feedbacks or the responses or something that is their requirement. बोथ में आप सुनोगे और बताओगे. Next is, it helps the auditor to get information related to audit. मैंने जैसे बोला, अगर आप एक healthy working relationship बनाओगे, you make sure that there is an effective communication, so even they would be willing to respond, even they would be willing to help. अगर आप उन्हें communicate clearly करोगे कि देखो मैं इसीलिए ऑडिट कर रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, मैं इसीलिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मैं मेक श्योर कर ये एरिया सही हो. आप जब हमें रीजन बताओगे ना हर चीज सही करने की कि आप ये क्यों कर रहे हो कि इससे ये होगा, इवन दे विल बी. अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप सिर्फ रिक्वायरमेंट शो करके बैठ जाओ कि हमें दे दो, एंड इवन तो उनको लगेगा कि चलो यार ये नहीं देना तो क्या हुआ, वो कर लेंगे. बट व्हेन यू एक्सप्लेन देम द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क, इससे ये आपको ही बेनिफिट होगा, इवन दे आर विलिंग टू हेल्प. Next is, it helps with PCWG in discharging the responsibilities. That is, उन्हें भी financial statements बनाना है, उन्हें भी financial statements oversee करना है. तो अगर वो भी communicate करेंगे, even they would get an idea कि उनका financial statement कहाँ move कर रहा है, उनका financial statement का कैसे better हो सकता है, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ दी है, क्या क्या सुधार सकता है. अगर वो भी communicate नहीं करेंगे और आप भी बस एक दिन आके ऑडिट रिपोर्ट लेके बैठ जाओगे कि चलो ये सब फाइंडिंग जो हमारी ऐसा होता है, आप मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर जाओ, तो उनका भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है. सो इवन कम्युनिकेशन शुड बी फ्रॉम देयर साइड, बिकॉज एट द एंड कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल टू देम टू. ऑलवेज मेक श्योर कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहे हो कि आप खुद भी बेनिफिट कर रहे हो उससे एंड सामने वाला भी. बिकॉज अल्टीमेटली इवन द ऑडिटर गोल इज टू मेक श्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. उससे कुछ ऐसा आप अगर इफ यू फाइंड दैट द ऑडिटर फाइंड्स प्राइड इन क्रिएटिंग हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये सब, दैट इज द प्राउड मोमेंट. द प्राउड मोमेंट इज कि आप अपने ऑडिट कंप्लीट होने तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना नहीं करता है, एंड दिस thing can be one step of this is surely effective communication. अगर आप टाइम टू टाइम अपने ऑब्जर्वेशन उन्हें बताते रहोगे, वो सही करते रहेंगे, इंस्टेड 100 ऑब्जर्वेशन क्लिक कर लेना, 20 ऑब्जर्वेशन, आज तो उनको करेक्ट द मिसलेनियस थिंग्स, आज तो कि आप वो भी ओवरसी करते जाओ साथ साथ में, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है आप देखो ये सब एरियाज, तो इट विल हेल्प देम टू. Always make sure कि you have an effective communication, and as you progress in this essay you will understand कि क्या क्या communicate करना चाहिए, क्या क्या help करता है. But these are basically what is the significance of communication is. I hope I am clear. I hope I was able to make you understand the importance कि कितना important है effective communication for the auditor. So basically who are PCWGs? मैंने पहले बोला वो क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बट उनका जॉब क्या होता है, तो उनका जॉब होता है ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी, एंड नेक्स्ट इज ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. बेसिकली वो मेक श्योर करते हैं कि आपका एंटिटी इज मूविंग स्ट्रैटेजिकली करेक्ट, जो भी आपके गोल्स हैं आपकी एंटिटी के, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल, नॉट डेविएटिंग फ्रॉम दैट गोल, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट्स. ऑल्सो क्योंकि फाइनेंशियली रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल बना रहे हैं वो सही है. मतलब PCWG is not exactly responsible for making the financials but overseeing the financials. कि जो भी हमने financials बनाए हैं, suppose उस चीज में और कुछ चीजें किए हैं, उसका रिव्यू आपका फिगर लेता है, वो करता नहीं है वो पार्ट. Similarly, management makes the financials whereas PCWG oversees and reviews it कि वो सब सही कर रहे हैं कि नहीं, because they are ultimately responsible and maybe communicative to other heads, the owners of the entity also, कि क्या चल रहा है, whether the entity is doing it correctly, entity अपनी financial से बना रही है. because देखो बहुत बड़ी कंपनीज में ओनर्स के पास टाइम होता है कि वो पूरा फाइनेंशियल से यूज करे और सब सही करे. that is why we have appointed PCWG. So PCWG is directly answerable to the owners की financial reporting सही हो रही है, कंपनी is moving in the right direction, कंपनी ऐसा नहीं डेविएट करके उसका कुछ एक ही प्रोसेस है वो कुछ तीसरा इधर ला रही है. no, they have to answer to the owner that the company is doing the things right. अब आप बोलेंगे मिस्टेक लाइन से ये सब में तो चलो यार ये PCWG अपॉइंट हो गई सब है,
छोटे छोटे फॉर्म्स में या प्राइवेट कंपनीज में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई टीसीडब्ल्यूजी हो। फिर वहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी बेसिकली क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आपका पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन कौन है। मैनेजमेंट में से कोई होगा whom they will introduce to you on the first day or the first week कि ऐसे आप कम्युनिकेट करना चाहिए ऑडिट ट्रेनिंग, इसको आप बताते रहना, ऐसे आप बात करते रहना। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन विद द सीएफओ और जो भी उनका फाइनेंशियल पिक्चर है। सो दैट इज द टीसीडब्ल्यूजी। ये सब फैंसी टीसीडब्ल्यूजी वाले वर्ड दो चार विद गवर्नेंस ये सब आपको लिस्टेड लाइन्स में मिलेंगे, बट अनलिस्टेड लाइन्स में वोंट गेट इट। अनलिस्टेड लाइन्स पे whoever is a point of communication is a TCWG. Okay. So next is what are the objectives? अब objectives क्या है, पहले ही मैंने बता दिया कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे ही कम्युनिकेशन पर रिवॉल्व करता है कि आप क्या क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे कम्युनिकेशन के, उसके बाद क्या क्या रिटन कम्युनिकेशन लेना चाहिए, क्या क्या ओरल कम्युनिकेशन लेना चाहिए, होल ओवर कम्युनिकेशन बनती है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 260 is the first thing is to communicate clearly by the auditor the responsibilities regarding the financial statements कि जो भी उनकी responsibilities है financial statements regarding कि उनका काम क्या है financial statements में, and communicating the plan, scope and timing of their audit procedure. That is पहला point is कि auditor को अपना audit procedure जो भी वो जैसे plan किया है उन्होंने, जो भी scope है वो बता देना चाहिए, and उनकी responsibilities क्या है financial statements को लेके, ताकि even the management of the TCWG does not misinterpret कि वो ये नहीं इंटरप्रेट कर दे चलो ऑडिटर पॉइंट कर लो अब तो मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि उनको भी कम्युनिकेटिंग क्लियरली हो कि ऑडिटर का जॉब कहाँ तक डिफाइंड है, ऑडिटर की स्कोप कहाँ तक डिफाइंड है, वो होना चाहिए। सेकेंड इज टू मेक श्योर द ऑडिटर obtains information relating to audit from the TCWG। कम्युनिकेशन को मैंने बोला बेनिफिट यही हुआ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ऑडिट के लिए, when you explain them तो you will be able to be willing to help कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, what data we can provide, what additional data we can provide, what data we can be made from them, वो सब वो ट्राई करेंगे। थर्ड, TCWG को डिस्चार्ज करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अच्छे से डिस्चार्ज हो, वो मतलब from this communication even they can take their feedback, even they can recognize their errors, they can correct the financial statements. So these are basically आपका वही है कि और लास्ट वही effective two-way communication होना चाहिए दोनों के बीच में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलते जा रहा हूँ स्टार्ट तो सुनना ही नहीं है, ऑडिटर ही ऑडिटर बोलते जा रहा है, क्लाइंट भी सुनना ही है, फील्ड का बोल रहा कुछ नहीं लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन करो, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन करो। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के पॉइंट में तीन ही है, आपको टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेकेंड, यू शुड मेक श्योर कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली कम्युनिकेट करो, आप अपना स्कोप टाइमिंग क्लियरली कम्युनिकेट करो। एंड थर्ड, यू शुड मेक श्योर दैट आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी रेलेवेंट टू ऑडिट है, आप सिक्योर कर पा रहे हो थ्रू दिस कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ उनको ही बेनिफिट करते गए, उनका ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कैसे सही कर सकते हैं, आपको डेटा मिलेगा तभी तो आप सही करोगे ना। सो यू शुड सिक्योर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑडिट। अब चलो ये होगा कि मैटर्स ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है वेरी सिमिलर टू सिग्निफिकेंस की क्या क्या होगा कम्युनिकेशन से, वही आपके ऑब्जेक्टिव वही करना है आपको। अब ये समझ लेते हैं मैटर्स क्या क्या कम्युनिकेट करना है आपको। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था तो कम्युनिकेट क्लियरली, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था तो कम्युनिकेट क्लियरली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्लान फॉर पेमेंट। तो बेसिकली आपको सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि आप मैनेजमेंट एंड यून TCWG को क्लियरली कम्युनिकेट कर दो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एक्सप्रेस एंड फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वाज मेड बाय मैनेजमेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, आपको देखना है कि वो करेक्ट है या रिलायबल है या सही है फॉर स्टेक होल्डर्स टू बिलीव। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाना है एंड गेट देम क्लियर इन दिस इन देयर हेड आल्सो कि एट एनी पॉइंट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज मेक श्योर दैट
communicate your responsibility of forming and expressing an opinion on financial statement that is made by management with the oversight of TCWG. तो मैनेजमेंट और उसके TCWG के रिव्यू के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे जिसका आप ओपिनियन फॉर्म करोगे, आप उसे फिर से रीमेक भी नहीं करोगे, मटीरियल स्टेटमेंट यू विल पॉइंट आउट एंड दे विल करेक्ट, आप बैठ के करेक्ट नहीं करोगे. सेकेंड, the audit does not relieve the management or the TCWG of their responsibility. कि भैया ऑडिट करा रहे हैं तो अब हमें आगे कुछ नहीं करना. नो, the auditor will point out the mistake. The auditor will not correct it in financial statements. वो मैनेजमेंट का जॉब है. Make it very clear in the first day itself, क्योंकि ये बहुत बार होता है. चलो retail clients में still there is a proper account schema, ये सब should understand. प्राइवेट एंटिटीज में ये बहुत बड़ा गैप है. they will think ऑडिट हो गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे. मैं एक वीडियो बना के दे देता हूँ. बहुत कंपनी ऐसी रहती है आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे देती है, बना देना बैलेंस शीट क्लियर. आप ऑडिटर हो, आप उनके अकाउंट से नहीं हो जो आप ये सब करोगे. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट दिस वेरी क्लियरली दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल कंटिन्यू इवन इफ देयर इज एन ऑडिट. दे आर नॉट रिलीव्ड कि चलो ऑडिटर आए अब सब जो कर दिया. नो, ऑडिटर विल try and point out your mistakes, but ultimately you have to correct those mistakes. Always remember, communication in this matter is extremely important. नेक्स्ट क्लाइंट्स को अपन टाइमिंग बैटर आप बता दो कि आप क्या क्या ऑर्डर प्रोसीजर कब कब करना चाह रहे हो, सो दैट इवन दे आर रेडी विद द डेटा, इवन दे आर रेडी विद द रिक्वायरमेंट्स. एंड ऑल्सो आप अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बता दो कि हमें ऐसा ऐसा देख के लगता है कि ये सब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट अवेलेबल हो सकते हैं, तो हमने अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसा डिजाइन किया है. एंड ये सिग्निफिकेंट रिस्क वो भी आप जो भी है फाइंडिंग्स वो भी आप बता दो कि ऐसा ऐसा हमने सोचा है कि फाइनेंस को जब आप ऑडिट की बात बताओगे तो सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर बता दो कि हमें लगता है इस एरिया में इतना रिस्क है, ऐसा है, तो हमें ऐसा ऐसा ऑडिट प्रोसीजर हो जाए कि इवन दे आर क्लियर कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है, हाउ टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स, इफ दे कैन प्रोवाइड समथिंग एडिशनल तो वैसे वो प्रोवाइड कर पाएंगे. फिर तो हुआ कि आपका प्लान गुड टाइमिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और नेक्स्ट आता है कि आपको क्या क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बतानी है ऑडिट की. क्या आप सब कुछ सिग्निफिकेंट होता है ऑडिट के फाइंडिंग्स में? नो, देयर आर सम मैटर्स दैट आर सिग्निफिकेंट एंड ये सिग्निफिकेंस आप डिसाइड करोगे अपने प्रोफेशनल जजमेंट से. आपको अपॉइंट किया गया है क्योंकि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इनफ टू जज द मैटर्स. तो आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से डिसाइड करना है कौन कौन से मैटर सिग्निफिकेंट है. जनरली 2 मैटर्स होते हैं. सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट, जो भी आपको डिफिकल्टीज आए क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है या अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल अच्छे डाटा कंसोलिडेशन, आपने कंटिन्यूएशन वीडियो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या कोई लीगल टीम से आप बात करना चाहा पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. सो दीज आर मैटर्स बिकॉज आप वो एरिया ही नहीं टच कर पाए इनके वजह से सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द ऑडिट. एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में योर ओपिनियन रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गए या कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का पार्ट होगा. इफ यू रिमेंबर मैंने SAP 200 में एक इनहेरेंट लिमिटेशन बोला था ऑडिट का, दैट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मतलब ऑडिटर चाह के भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ ऑन दिस पॉइंट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्यों? क्योंकि होता है बहुत बार इंडोर्स और एयर गिव्स यू 4 to 5 ऑप्शंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी कि आप इन 5 ऑप्शन से कुछ भी लगा सकते. समथिंग विच मे बी करेक्ट इन मैनेजमेंट जजमेंट मे नॉट बी करेक्ट इन योर जजमेंट. आपको लगता है ये इस एंटिटी का एप्लीकेबल होना चाहिए, मैनेजमेंट को लगता है नहीं ये नई एंटिटी का एप्लीकेबल होना चाहिए. आप वहाँ उन्हें सजेस्ट कर सकते हो. आप नहीं बोल सकते आप गलत हो. Why? Because they are still following the financial reporting framework. तो इसलिए यही बोला कि your view regarding the qualitative aspect that is कि suppose आपको लगता है कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ठीक है, उन्होंने बोला है एक्सेप्टेबल है, बट आपको लगता है ये एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए एंटिटी पर, तो यू कैन सजेस्ट योर व्यूज रिगार्डिंग दैट. या फिर जो भी मैंने बोला डिफिकल्टीज हैं आपको ऑडिट में या कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपको लगता है कि नहीं इस वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटेरियल मिस्टेकेड, तो वो सब आप डिस्कस कर सकते हो. तो बेसिक आपको 3 कम्युनिकेशन करनी है.
पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट इज योर प्लान स्कोपिंग टाइमिंग, एंड थर्ड इज सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स. फर्दर बहुत बड़े सवाल में डिस्ट्रिक्ट लाइन्स में देयर इज अ डिमार्केशन जो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट हुआ. तो हो सकता है कि मैनेजमेंट का हर मेंबर टीसीडब्ल्यूजी में इन्वॉल्व हुआ, और अभी तक का जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे वो टीसीडब्ल्यूजी से कर रहे थे. तो कुछ बातें मैनेजमेंट को बता दो. एक तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग दैट यू एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, या फिर लगता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए सब बात, तो आप वो बता दो. फर्दर इनसे रिटन कम्युनिकेशन में दे लो कि क्या क्या आपका फॉर्म का टेक्स्ट था ऑडिट में जो आपको, जिसमें मतलब आप उनसे रिटर्न में ले लो कि क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आई वो सब ऑडिट में, या क्या क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स थे आपके ऑडिट में, या कुछ अगर आपको लग रहा है कि वो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए गवर्नमेंट में सब में कोई चीज का कंट्रोल स्टेटमेंट्स में या किसी एरिया में कुछ गड़बड़ था, ये सब आप उनसे रिटर्न में ले लो. जो मेरा सपोज आपने लिख के भेजा, आपने उनसे अगर एमआरओ ले लिया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर मिले, या आपने उनसे साइन करा लिया, जो भी. सो बेसिकली वो बोलते हैं कि आप सारे मैटर टीसीडब्ल्यू में कम्युनिकेट करो, बट मैनेजमेंट से कुछ मैटर कम्युनिकेट करो जो यू थिंक इन प्रोफेशनल गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट. तो ये सब बातें भी आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो. क्रिएटिव हो गया कि क्या क्या कम्युनिकेट करना है इन ऑल एंटिटीज, कि ये सब मतलब कोई भी एंटिटी हो मेरे को ये सब मैटर कम्युनिकेट करना है. फर्दर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज हम दो तीन चीजें और इंश्योर करेंगे. पहला कि क्योंकि लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंस का क्लॉज आता है, आगे में इंडिपेंडेंस का पड़ा था, तो लिस्टेड एंटिटीज में थोड़ा इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है ज़्यादा. तो यू शुड मेक श्योर एंड मेक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन that you, your network firms and everyone comply with the extra requirements. आपने सबने ethically काम किया है. You all have made sure that you bear upon independence. आपने independence इंश्योर किया है. जो भी आपको फीस स्टेबल है, एक सपोज आप भी ऑडिट कर रहे हो, आपका नेटवर्क फर्म भी कुछ उसमें ऑडिट कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो भी 2-3 एंटिटीज आप रिलेटेड हो रहा है एक्सीडीपी, तो जो भी फीस भी पेबल है वो इंश्योर्ड है कि कुछ एक्स्ट्रा फीस पेबल है बिकॉज मेरा रिलेटिव है, या जो भी फीस पेड है वो अंडर द लिमिट एंड द गाइडेंस जो भी आपका कंपनी एक्ट मिलेगा ना वो सब है. आपका जो भी इंडिपेंडेंस है इंश्योरिंग की बिकॉज मेरा नेटवर्क फॉर्म में है, मुझसे सब बातें कर ले रहा हूँ और मुझसे सब इन्फॉर्मेशन निकलवा ले रहा हूँ, नहीं. यू शुड मेक श्योर एज एन ऑडिटर दैट यू बियर अपॉन इंडिपेंडेंस स्पेशली इन केस ऑफ लिस्टेड क्लाइंट्स, एंड दिस इज योर रिक्वायरमेंट कि आप उनसे आप लिख के दोगे कि यू हैव इंश्योर्ड इंडिपेंडेंस एंड देन ओनली आर कंडक्टिंग ऑडिट. जैसे कहा था ऑल एंटिटीज में तो जो कम्युनिकेशन लेनी है, लिस्टेड एंटिटीज में दो चीज और लेनी है, इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स की. क्या आप इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करते हो एंड आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते हो, आपको मेक श्योर करना है एंड आपको लिख के देना होगा. तो ये तो चला हो गया कि मैटर्स क्या क्या कम्युनिकेट करनी थी, क्या क्या कहा, सब हो गया. अब हमने समझ लिया क्यों कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, मैटर्स क्या क्या कम्युनिकेट करनी होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कि कम्युनिकेशन को क्या क्या बेनिफिट होगा या कम्युनिकेशन को क्या क्या हेल्प हमें रिसीव होगी. अब हम जाएंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए, ओवरऑल भी कम्युनिकेट करना चाहिए या रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए या कैसे करना चाहिए. तो देखो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ओवरऑल या रिटर्न कम्युनिकेशन, आप कैसे भी कर सकते हो, बट जनरली इट इज सेड कि जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑडिट की आप वो रिटर्न में कम्युनिकेट करो, या जो भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ऑडिट की वो आप रिटर्न में कम्युनिकेट करो. वो आपके लिए ईजी रहेगा कि आपने उन्हें रिटर्न में कम्युनिकेट करके रखा है. तो नॉट ओनली दिस, फ्यूचर में वो उनका आपके दोनों के ऑडिट्स में आना है, चलो हमने ये पहले बात कर चुकी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट होना, फॉर सपोज कि कल को आपके ऑडिट रिपोर्ट पे ये इम्पैक्ट करता है ये मैटर, कि वो आपका बेसिस डिसाइड करता है ओपिनियन का, तो उसके लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट. तो आप उस सबको रिटन में डॉक्यूमेंट करके रखो. वेयर अगर जो मैटर्स है जो ओरली कम्युनिकेट हो सकती है कि कुछ मैटर्स हुए, चलो कोई सपोज से सपोज डेटा का कम्युनिकेशन में बिग थिंग बिकॉज यू कैन टच दैट डेटा, या फिर आपको कभी एम्प्लॉय का डेटा मिला, ये सब मैटर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सब मैटर है इंपॉर्टेंट टू बी कम्युनिकेटेड है, तो फिर ये सबका रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी. और कुछ कुछ मैटर होता है 10 लेटर्स को भेजा था, अब वही लेटर का रिस्पॉन्स आया, 3 ही लेटर का रिस्पॉन्स है, बाकी का नहीं आया, तो ऐसे में आप पूरा लेटर भी चेक करता है. सम ऑफ द लेटर्स, तो वो सब आप ओरली कम्युनिकेट करो. और कोई ऑब्जर्वेशन हो गया एक्सपेंस रिलेटेड, छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन,
प्रोसेस आप ऑलरेडी कम्युनिकेट करके चलेगा, बाकी इट इज रेकमेंडेड टू बी मेंटेनिंग रिटन कम्युनिकेशन ओनली, एंड बाकी तो ऑल्टर इज प्रोफेशनली जज एंड सच है, उसका प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे उसे हायर किया है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बेसिस पे, तो फिर वो उसके हिसाब से उसके साथ डॉक्यूमेंट करना चाहिए विच ही इन प्रोफेशनल जजमेंट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अब हमने कर लिया essay 260, अब हम करेंगे essay 265। नाउ essay 260 और 265 में क्या है डिफरेंस है? essay 260 पे कम्युनिकेशन पे, essay 265 भी कम्युनिकेशन पे, बट essay 260 स्टेट करता है कि आप कम्युनिकेट करो सिग्निफिकेंट मैटर्स, और essay 265 बोलता है जिसमें डेफिशिएंसीज एंड इंटरनल कंट्रोल है वो कम्युनिकेट करो। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। पहला बोलोगे डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मैं तो इंटरनल ऑडिटर नहीं हूँ, मैं ये सब क्यों करूँ? सो एज यू स्टडी फर्दर आप देखोगे कि जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हो तो उसमें एक पॉइंट आता है टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जब आपको ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करनी होगी तो आपको देखना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे, तभी आप डिटरमाइन कर पाओगे ना कि इसका रिस्क लेवल कैसा है। आप देखा कि आपने इंटरनल कंट्रोल एकदम तगड़ा है, बहुत सही इंटरनल कंट्रोल से, एवरीथिंग इज इंटरनल कंट्रोल वेरी वेल, ऑपरेटिंग वेरी नाइसली, मैनेजमेंट इज टेकिंग फुल चार्ज, मतलब एक इधर से उधर नहीं होगा, सब कुछ चेक्स लगे हुए हैं, तो आपको बोलेगा चलो इसका रिस्क लेवल इम्प्रूव, मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर वैसे डिजाइन कर सकता हूँ। बट अगर ऐसा होगा बहुत नीचे आ रहे इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब आपका वो काम नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स करना, बट वो इनडायरेक्टली आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को इम्पैक्ट करेगा, तो आपको वो तो देखना जरूरी है। अगर आप कहीं कुछ उठ के चले चलो यार परचेजेस चेक करना विदाउट चेकिंग कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसा भी है, उनका कुछ भी सही बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस हो ही रहा है, अगर आपके पास यही नहीं होगा कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चेक हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं, तो फिर आप ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिजाइन करोगे कि मेरे को कितना लेवल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बनाना है या कितना टाइम डिवोट करना है। वैसे अगर आपको पता चला कि नहीं चलो इनका इंटरनल कंट्रोल ऐसा है, ये ऐसा है, इनका एसओपी ऐसा है, इनका आरसीएम ऐसा है, ऐसा कुछ मेंटेन है, तो फिर मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली आई बी एबल टू डिजाइन। So इसलिए it is said that when the auditor is obtaining an understanding of internal controls for designing the audit procedure in appropriate circumstances, then जो भी उसको मतलब जो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए जो कर रहा है उस टाइम जो भी डेफिशिएंसी मिलती है which he thinks in his order professional judgment would be of sufficient merit to the attention of TCWG, मतलब होता है ना यार छोटे छोटे गैप्स मिल रहे हैं कंट्रोल्स में, तो आप बोलोगे ठीक है चलता है, मुझे चल रहा है इंटरनल ऑडिटर वो अल्टीमेटली कम्युनिकेट इन द रिपोर्टिंग्स होंगी, तो आपको होता है बहुत बड़ा फ्लॉ है इंटरनल कंट्रोल में जो आपको पता चला while you were checking it या while you were designing audit procedure। सपोज आपने डिजाइन किया था कि चलो मैं पीओ को चेक करूंगा, उसके साथ चेक कि मेरा रेक्टिफिकेशन क्या था, या अकॉर्डिंगली मैंने स्टोरेज के साथ में लिंक किया, एंड देन यू फाइंड अ गैप इन इंटरनल कंट्रोल। तो वो सब आप कम्युनिकेट करते नहीं थी, लेकिन आपने ऑडिट करते हुए कम्युनिकेट किया, मतलब समझा कि चलो मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो फिर मेरे को ये सब बातें समझ में आई। बट कल को ऐसा होता है कि यार वो मतलब छोटी सी गैप थी, मतलब 100 में मैच करा था, एक में मैच करा था, वो एनीज में इंटरनल ऑडिटर विल पॉइंट आउट एंड स्टे, और इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में कि जो TCWG को पता चलेगा 100 में से एक नहीं मैच करा है, इट्स फाइन, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद 0.0001% इम्पैक्ट कर रहा होगा, जो TCWG को एटलीस्ट बताना इंपॉर्टेंट होगा, परचेज मैनेजर को बताओगे तो ठीक है वहाँ तक इट्स फाइन। तो इट इज सेड कि ऑडिटर जब भी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहा होता है, जो भी डेफिशिएंसी ही गेट टू नो in internal control which he thinks in the professional audit professional judgment is of sufficient merit to the importance of TCWG, he communicates those deficiencies to TCWG। तो बेसिकली ऑडिटर का पर्पस नहीं होता है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना, बट जो भी ही एनकाउंटर while doing his audit, that is whatever deficiencies internal controls he has found during his audit, he should communicate that to TCWG। So basically आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, whatever deficiencies in internal control you have found in audit, that the auditor has found in audit, which in professional judgment he thinks is of sufficient importance to merit the attention of TCWG, वो सब आपको communicate करना चाहिए।
अब आप सबसे बोलेंगे डेफिशिएंसी 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 इन इंटरनल कंट्रोल, बट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? मतलब हाउ डू यू, जैसे मैंने बोला 100 से 1, चाहे तो वो बेसिक डेफिशिएंसी हो सकता है. 4 में से 99 are wrong, 1 is correct, that is a significant deficiency. बट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल होता क्या? मतलब जो कंट्रोल्स आपने अपने एंटिटी में लगाए थे टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिस्टेटमेंट, दैट इज कि जो आपने कंट्रोल्स लगाए थे जिससे आपका मिस्टेटमेंट या तो प्रिवेंट हो, या अगर वो हो चुका है तो वो डिटेक्ट हो जाए, या वो डिटेक्ट हो गया तो वो करेक्ट हो जाए. वो जो आपने कंट्रोल्स लगाए थे या तो वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहे, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अच्छे से डिजाइन नहीं हुआ है, या तो ये प्रॉब्लम है कि डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन में प्रॉब्लम है, या फिर जो आपने लगाया था वो है ही नहीं. मतलब या तो आपने जो लगाया था वो डिजाइनिंग ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में चूक गया, कुछ मिसिंग है उसमें जो स्किलफुल कंट्रोल्स नहीं प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे, या वो कंट्रोल है ही नहीं उस पार्ट में. सपोज कि आपने परचेजिंग में कुछ कंट्रोल कराया जो सही ऑपरेट नहीं कर रहे, दैट इज वन फॉर्म. नेक्स्ट आपने कुछ कंट्रोल ही नहीं लगाया, दैट इज सेकंड थिंग, दैट इज बेसिकली डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. मतलब जहाँ आपको कंट्रोल्स लगाने चाहिए थे या तो वहाँ कंट्रोल्स नहीं है, या आपने लगाए थे तो भी डेफिशिएंट है, मतलब वो ऑपरेट ही नहीं कर रहे सही से, जो उनका काम है वो कर ही नहीं रहे, दैट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है? जब ये डेफिशिएंसी 2, 4, 5 मिल जाती है उसी एरिया में तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट करती है. 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती मिल जाए ना तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी करती है. 1 और 2 इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, 1, 2, 3, 4, 5 7 में इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. तो ऑल्टर 1, 2, 3, 4 अलग अलग अगर उसमें मिल जाए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो मिल जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5 साथ में मिल जाए वो हो जाएगा. So alter is basically required to communicate significant deficiency in internal control which he had encountered during his audit. अब ये हो गया डेफिशिएंसी में लगे significant deficiency में ऑल्टर का जॉब समझ गया. अब आप कैसे समझोगे कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है इंटरनल कंट्रोल में, या आप कैसे सोचोगे कि क्या, एक तो आप पहले भी कैसे कॉन्स्टिट्यूट करोगे कि इस फॉर्म में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, और दूसरा अगर हो सकती है तो क्या क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, व्हाट आर द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज दैट आर जनरली मेड इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब क्या क्या टाइप्स की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती है. तो पहला तो सिचुएशन, हाउ डू यू नो कि इस फॉर्म में या इस एंटिटी में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है. तो पहला बात ये सोचो कि हर बार जरूरी नहीं है कि मिसस्टेटमेंट अगर हो रहे हैं तब भी उसमें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है. पॉसिबिलिटीज है इसकी कंट्रोल कितना कीजिए कि अगर मिसस्टेटमेंट्स हुए नहीं तो मिसस्टेटमेंट्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का क्राइटेरिया बनता है, सिचुएशन बनता है कि आप सोचो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है वहाँ पे. तो ऑलवेज डोंट थिंक कि मिसस्टेटमेंट्स हो रहे हैं तब भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी. हो सकता है मिसस्टेटमेंट्स नहीं हुए 6 में से, पर हो सकते हैं क्योंकि कंट्रोल ठीक है. So these are the kinds of situations that you need to keep in mind while examining कि इस फॉर्म में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है. तो जनरली आपके क्या क्या होते हैं कि आपके जो कंट्रोल्स है वो मिसिंग है, जैसे मैंने पहले बोला. फिर आपका जो जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स कैसा है कि आपका सब चीज़ कैसे आप मॉनिटर हैंडल कैसे करते हो, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन पर क्या कंट्रोल्स है, ट्रांजेक्शन आउटसाइड एंटिटीज पे क्या कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस पे क्या कंट्रोल्स है, कि आपका जो ईयर एंड प्रोसेसेस है उस पर क्या कंट्रोल्स है, कि कब तक जर्नल एंट्रीज करेंगे, आप करती रहेंगे जर्नल एंट्रीज जब मैं पार करो, क्या क्या आपका यूजर एक्सेप्टेंस, क्या क्या कंट्रोल्स है इस पर. फिर आपका कि मिसस्टेटमेंट्स कैसे कैसे अगर डिटेक्ट होता है तो क्या मैनेजमेंट एक्शन लेती है उस पर. फिर आपका कि जो भी आपका जो रेलिवेंट एरिया होता है उसमें आप कैसे इंश्योर करते हो कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं ऑपरेट कर रहे हैं. फिर या तो आप इंश्योर करते हो कि जो भी असेट्स लायबिलिटीज है वो भी स्मॉल वैल्यू, मतलब सॉरी स्मॉल असेट हाई वैल्यू है, तो आप उसके कंट्रोल्स कैसे इंश्योर करते हो कि फ्रॉड नहीं हो या फिर मिसस्टेटमेंट नहीं हो. सो दीज आर बेसिकली कि उस फॉर्म का कंट्रोल जिस लेवल का होगा
वो जितना फर्म दिमाग लगाएगी उसको सही ऑपरेट करना है, उसको छोड़ना नहीं है सिर्फ कंट्रोल चला के, उसमें बार बार रेगुलर इम्प्रोवाइजेशन करते रहना है। दैट विल बेसिकली इम्पैक्ट कि कितनी डेफिशिएंसीज हो सकती है इंटरनल कंट्रोल पे। पहला तो चीज है कि बहुत सारे एंटिटीज में आपको कंट्रोल नहीं मिलेगी। दैट इज अ बेसिक बहुत नॉर्मल क्राइटेरिया कि कितनी डेफिशिएंसी में इंटरनल कंट्रोल होना पड़ेगी, क्योंकि एरियाज में बहुत ज्यादा एरियाज में कंट्रोल नहीं होगा तो वहां पे मिलेंगे आपको। सेकेंड है कि बहुत सारे एंटिटीज कंट्रोल लगाएंगी पर वो कंट्रोल लगा के भूल जाएंगी, उसका जो रिजल्ट आ रहा है आने दो, उसका जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं करना। सो अगर ये दोनों है तो दैट इज वेरी क्लियर कि आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी मिलेंगी। अब ये तो हो गया क्राइटेरिया सिचुएशंस वेयरिंग यू सी की सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज है। अब सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज होगी किस टाइप की, बेसिक दो तीन टाइप की सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज होती है, मतलब जनरली यही क्राइटेरिया होती है, द कैटेगरी होती है, बाकी इससे रिलेटेड बहुत कुछ हो सकता है। पहला तो सपोज कुछ ट्रांजेक्शन है जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, सपोज कि उनकी सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट विल ट्राई प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये सब ट्रांजेक्शन पे टीसीडब्ल्यूजी को ध्यान देना चाहिए, पर वो ध्यान नहीं दे रही है, वो दे रही जो हो रहा है होने दो। दिस इज अ क्राइटेरिया सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी, दिस इज अ टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सेकंड इज कि सपोज कुछ है कि आपका पहला हो गया मैनेजमेंट वो कर रही है कि आपका फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, फिर नेक्स्ट चीज कि आप कम्युनिकेट करते जा रहे हो डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट उस पर एक्शन नहीं ले रही है, मतलब आप बताते जा रहे हो कि ये डेफिशिएंसी पर मैनेजमेंट उसको करेक्ट करने में कुछ सोच नहीं रही है, वो ठीक है यार ऑर्डर आया है नेक्स्ट वीक नीचे आ जाएगा रहने दो, हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो ये एक टाइप हो सकता है कि क्योंकि इतना आपका एंटिटी सो मच बीइंग इंटरेस्टेड टू करेक्ट द इंटरनल कंट्रोल्स, तो वो तो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या गलत है गलत ही रहने दो, तो गलती पायलट नहीं होगी, गलती सही तो होगी नहीं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई रेमेडियल एक्शंस नहीं है। फिर मैंने फर्जी बोला कि मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है पर टीसीडब्ल्यूजी की तरफ से कुछ है नहीं ऐसा कि वो या वो देखेगी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर है कि कुछ ऐसे सपोज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स नहीं है कुछ भी कि जो ऑर्डिनरीली आप एक्सपेक्ट करते हो कि एंटिटी में सपोज से फिजिकल इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग हो रही है तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना यार कि हर हफ्ते या हर महीने में कर रही हूँ कि फिजिकल वर्सेस बुक्स कि मेरे को भी पता चले क्या क्या इन्वेंट्री ऊपर नीचे हुई है या ऐसे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्वेंट्री बुक्स में वही मेथड मान लिया सब सही होगा, चोरी हो रही है वो नहीं को कैसे पता चलेगा। फिर हो सकता है कि आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया पर वो इनइफेक्टिव है, फिर भी कोई मतलब नहीं है। फिर या फिर हो सकता है कि आपने जो ये ऑडिटर्स को बहुत सारे मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं कंट्रोल के रिलेटेड जो प्रिवेंट डिटेक्टर वगैरह आप कर भी नहीं रहे और करने की कोशिश भी नहीं है। तो दीज आर बेसिकली सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, दैट इज कि चीजें जो मैनेजमेंट को पता है पर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करना चाहती, टीसीडब्ल्यूजी को पता है टीसीडब्ल्यूजी करेक्ट नहीं करना चाहती है, या फिर एज अ एंटिटी मैनेजमेंट है टीसीडब्ल्यूजी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, वो ट्राई भी नहीं कर रही कि इंटरनल कंट्रोल सही करना है नहीं करना है। तो ये सब क्या होता है ना, अगर आप वही बात मैंने बोली कि अगर आप गलती को गलती छोड़ दोगे तो सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी एनिमी से कंक्लूड करेगी। अगर आप उसको सही कर दोगे तब वो सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी करेगी, बट अगर आप उसको छोड़ दोगे क्या ठीक है होने दो या फिर स्टेटमेंट ऑर्डर निकालने दो, तो अब ऑडिटर आपको मैं स्टेटमेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी कम्युनिकेट करेंगे, वो तो बताने की जरूरत है उधर हेराफेरी का आइटम ना पूछा, ऑब्वियसली जब वो 2 करोड़ का होगा तभी वो आपके पास आएगा। तो ये सब बेसिकली मतलब ऑर्डर कम्युनिकेट, आपकी कोई प्रोसीजर नहीं है, आपकी लैक ऑफ कंट्रोल्स है, आपका कोई ओवरसाइट नहीं है, तो फिर सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ही मिलेगी। तो बेसिकली आपको वहाँ पे दिखे कि ओवरसाइट प्रॉब्लम है या कोई देखने वाला नहीं है जो हो रहा है होने दो, वहाँ पे सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ज़्यादा क्राइटेरिया लगेगा, वही सब सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है। I hope I was clear कि significant efficiency में इंटरनल कंट्रोल क्या होती है। फिर आपको बोला है कि ये तो आपने समझ गया कि मैटर्स क्या क्या होगा सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी वाले, कि क्या सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी होगा, कौन कौन सी सिचुएशन में सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी लगेगी। अब आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, तो आपको 2-3 चीज मेक श्योर करनी है कम्युनिकेशन में कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो व्हाट आर सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल
जिसमें यू आर मेकिंग श्योर यू आर कम्युनिकेटिंग टू थिंग्स। आप डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हो डेफिशिएंसीज का, उनका पोटेंशियल इफेक्ट्स भी बता रहे हो, और आप ये भी बता रहे हो कि इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो समझे उस मैटर को, मतलब जो भी बैकअप इंफॉर्मेशन है उसको समझने के लिए वो भी आप प्रोवाइड करो। दैट इज अब सपोज मुझे कोई डेफिशिएंसी मिली कि आपके सेल्स ऑर्डर और सेल्स सपोज सेल्स रजिस्टर के सेल्स ऑर्डर एंड जो सेल्स इनवॉइस है उसमें कोई डेफिशिएंसी है, उसमें कोई लैक टाइमिंग नहीं है या कुछ है ऐसा जो अल्टीमेटली आपको हार्म कर रहा है कि मतलब सेल्स ऑर्डर बनती जा रही है पर उसका सेल्स इनवॉइस बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको कुछ है ही नहीं। एमडी ओनली कंसर्न सेल्स ऑर्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेल्स इनवॉइस में उसका मतलब ही नहीं है। सेल्स ऑर्डर 5 लाख का बन रहा है, सेल्स इनवॉइस 2 लाख का बन रहा है, वो भी चल रहा है, मतलब कोई पैरिटी नहीं है कि वो दो में अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आपके फर्म को मतलब ही नहीं है। वो एक लैक ऑफ कंट्रोल पॉइंट क्योंकि आपका रेवेन्यू लॉस हो जा रहा है यहाँ पे डायरेक्ट की, मतलब एमडी को लग रहा है 100 करोड़ की सेल्स ऑर्डर मिल है, अल्टीमेटली सेल्स 90 करोड़ का या 80 करोड़ का हो रहा है, मतलब 10 करोड़ कुछ सेल्स में नहीं मिलेगी। तो ये तो आपको हो गया डेफिशिएंसी। अब आपने इम्पैक्ट भी समझा दिया कि आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट है। इसके अलावा आप क्या प्रोवाइड करोगे, आप उनको सेल्स रजिस्टर या सेल्स ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड करोगे और कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स इनवॉइस प्रोवाइड करोगे। दैट इज आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि वो आपका मैटर समझे। अगर आप सिर्फ बोलोगे सेल्स ऑर्डर इज नॉट टैलिंग विद सेल्स रजिस्टर या सेल्स इनवॉइस इज नॉट टैलिंग विद सेल्स ऑर्डर, तो कैसे समझेंगे भैया, तुम एग्जाम्पल्स में लोगे तो आपको तो एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये हट ऐसा नहीं होता है, मेरे जितने सेल्स ऑर्डर सब बन जाते हैं, नहीं बनता तो मतलब रिकॉर्ड है उसका। जैसे आप उनको प्रूफ करोगे कि इवन आफ्टर सेटिंग एवरीथिंग नहीं है ऐसा आपके फर्म में, आपको कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, या इस कंट्रोल से आप नहीं इम्प्लीमेंट करो तो देखो कितना बड़ा लॉस हो रहा है, तभी तो वो समझिए ना डेफिशिएंसी इन टर्म्स कंट्रोल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कि आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, सेकेंड कि उसका इफेक्ट क्या है, थर्ड इज कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रेलेवेंट वो भी आप प्रोवाइड करो, एंड लास्टली इस सबको कम्युनिकेट करने के बाद ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन टर्म कंट्रोल, आप 3 पॉइंट्स एकदम क्लियरली स्टेट कर रहे हो। पहला कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इशू एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू जज द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो सिर्फ वही बता रहा है डेफिशिएंसी which he encountered during his audit, क्योंकि उसको अपने risk assessment procedure डिजाइन करनी थी, तो he obtained an understanding of internal control wherein उसको जो significant deficiency समझ में आई उसने आपको बताया। उसका sole job is not to do कि वो आपको जितने deficiency जो internal control है वो बताए, क्योंकि कल को अगर मैनेजमेंट आपको बोलता है यार आपने 10 तो बता दी, 12 डेफिशिएंसी थी, 2 और क्यों नहीं बताई, वो आपकी गलती है। You should communicate very clearly कि मेरा जॉब इज नॉट टू टेल यू इन टर्म्स, मुझे जो ऑडिट करते करते डेफिशिएंसी लगी वो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा जॉब इज जस्ट टू इशू एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड हैड आई नॉट टेस्टेड इंटरनल कंट्रोल्स फॉर tested या seen internal controls या observed या obtained an understanding of internal controls for my risk assessment procedures, मैं आपको वो भी नहीं बता पाती। But due to it being a part of my audit procedures कि वो मुझे करना पड़ता है for me to design my audit procedures, तो जितनी डेफिशिएंसी मुझे पता चलती है जो मुझे लगता है कि आप सफिशिएंट की या सिग्निफिकेंट इनफ कि वो आपके अटेंशन के लिए है, वो आपका अटेंशन रिक्वायर करती है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। माई जॉब इज नॉट टू डू दैट, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ बैकअप और what can you say shield to the auditor कि कल को कल इससे आगे बोले कि इंटरनल कंट्रोल में क्या सफिशिएंसी थी, आपने क्यों नहीं कम्युनिकेट की, क्योंकि क्लियरली से योर जॉब इज नॉट टू डू दैट, you just pointed out the deficiency that you encountered during the audit। हो सकता है कि आप नहीं कुछ है जो एरियाज में डेफिशिएंसी आपको काम नहीं लगा या आपने ऑडिट प्रोसीजर जो डिजाइन की तो आपको नहीं समझ में आया,
Why? Because you're not relying on your audit. You're not trusting them to the of that entity. तो एक a possibility आप नहीं बता पाओगे सारे deficiency. So very clearly write these reports. Your job is to issue an opinion. Next, you just pointed out the significant deficiencies while obtaining an understanding of internal controls for designing your audit procedures, and you communicated those deficiencies which in your judgment was of merit to TCWG retention. Hope I was clear. This is a very important disclaimer that you need to provide in your communication, otherwise आपको ही problems होगी, because they will clearly misunderstanding you to be the internal auditor also. मैं बड़ा शायद लिस्टेड एंटिटीज में करूँगा, बट वोडाफोन के लिए या छोटे एंटिटीज के लिए आप लो सब कुछ, बोलो यार आपको इंटरनल ऑडिट का भी पॉइंट क्यों गया क्या, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड इफ यू डोंट कम्युनिकेट इट दे वोंट अंडरस्टैंड इट. So always make sure that you are communicating all this. Thank you. I hope I could make you understand the significance of communication, the matters to be communicated, the type of communication required, the disclaimers to mention in communication, how can you as an auditor fulfill your objectives through communication. Also, if you're watching this video, join the further exams, watch it at 1.5x, so it helps you follow a quick revision to you. Thank you. I hope I could provide you some learning from this.